नमस्कार, आप सुन रहे आकाशवाणी हाफलोंग। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे खास कार्यक्रम को लेकर हाजिर हैं जिसे हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन हमारे देश के महान नायक सुभाष चंद्र बोस जी की बहादुरी और बलिदान को याद करने का अवसर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था। वे बचपन से ही बुद्धिमान छात्र थे। कोलकाता विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी शासन के तहत काम करने की बजाय भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का मार्ग चुना। नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अपना महान योगदान दिया था और उनके साहसिक नेतृत्व ने हमें ये सिखाया कि जब तक हम दृढ़ निश्चय और बहादुरी से खड़े रहते हैं, तब तक कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। श्रोताओं, इस विषय में और भी बातें करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है बहुत ही खास मेहमान, हमारे हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज के बंगाली डिपार्टमेंट के HOD और एसोसिएट प्रोफेसर श्री श्यामानंद चौधरी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी के हाफलोंग स्टूडियो में। मैं भी आप सबको मेरा आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग मुझे यहाँ पर कुछ नेताजी का जन्म दिवस पर बुलाने का अवसर दिया, इसलिए मेरे तरफ से आप सभी को भी मेरा धन्यवाद और नमस्कार। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। सबसे पहले सर से जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने का क्या महत्व है। देखिए, आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती मनाने का। जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का माफिक जो भी बड़े नेता हमारे देश में आए हैं, उन सब भी नेताओं का जन्मतिथि, जन्मदिन जो भी हो, जयंती, ये मनाने का सिग्निफिकेंस बहुत ही है। जी जी। पहले तो ये बात है कि देखिए, अगर कोई एक पर्टिकुलर डे में उनको, उन महान नेताओं को हम स्मरण नहीं करेंगे जी। तो ये हम बात तो नेक्स्ट जनरेशन या हमारा जो युवा पीढ़ी है उसको तो हम बताने नहीं सकेंगे कि वो कौन था, किया था, क्या किया उसका आइडियोलॉजी था, क्या काम किया था देश के लिए, समाज के लिए। तो ये सब बताने के लिए, खास करके यूथ को मोटिवेट करने के लिए, किसी के भी महान नेता जयंती मनाना बहुत ही मायने रखता है। और खास करके सुभाष चंद्र बोस का तो बात ही कुछ अलग है। उनके बारे में जितना भी आज हम लोग बात करेंगे वो भी कम होगा, और इतना ज्यादा जानकारी भी हमारे पास नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंस तो बहुत है यार, ये होना भी चाहिए। ये मेरा जी। अगला आपसे जानना चाहेंगे कि नेताजी की जयंती को हम पराक्रम दिवस के नाम से भी जानते हैं, तो ये क्यों कहा गया और ये कब से शुरू हुआ है? देखिए, आप पूछा क्यों कहा गया, कब से शुरू हुआ है, तो हम पीछे का जो नेक्स्ट पोर्शन है आपका क्वेश्चन का, वो हम पहले बता रहा हूँ। जो ये शुरू हुआ है 2021, इंडिया गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया, जो 21 का जो ये होगा, नेताजी का बर्थ एनिवर्सरी होगा, वही पराक्रम दिवस का नाम पर मनाया जाएगा। देखिए, ये जो पर्टिकुलर वर्ड पराक्रम, मेरे विचार से नेताजी के अलावा और किसी को साथ बिफिटिंग हो ही नहीं सकता। पराक्रम वर्ड को हम देखें, उनका पूरा जीवन ही तो पराक्रम ही पराक्रम है। बचपन से लेकर आपका जो कंट्रोवर्शियल डेथ है, वहाँ में उसका पूरा जीवन को आप देखें तो वहाँ तो पूरा पराक्रम ही है। और यूथ जनरेशन को एक मैसेज देना और उनका जो काम है पूरा देश का लिए, उनका जो त्याग है, युवा पीढ़ियों को साथ इंट्रोड्यूस कराना, यही मकसद के सामने रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पराक्रम दिवस का नाम पर मनाया जाने का डिसीजन लिया था 2021 से। जी। तो नेताजी का जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या प्रमुख योगदान रहे थे? देखिए, नेताजी का अगर भारतीय संग्राम, स्वाधीनता संग्राम में योगदान का बात बोलना है तो पहले देखिए, नेताजी को जो पॉलिटिकल करियर है उसको हमको थोड़ा देखने होगा। नेताजी अपने जीवन में जब आए पॉलिटिक्स में तो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, 2 बार कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बन चुके थे। सेकेंड टाइम जब नेताजी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, गांधी तब मोस्ट पॉपुलर लीडर था देश का, नेहरू भी था, लेकिन नेताजी के साथ आइडियोलॉजी के बारे में कुछ मतभेद हुआ। तो उसमें क्या हुआ, जब त्रिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1939 में, तो उसमें
नेताजी दोबारा बोलना चाहते हैं, बोले काम को छोड़ना बाकी है, हम दोबारा अगर प्रेसिडेंट बनूंगा तो अच्छा होगा, हमको काम करने का मौका ज़्यादा मिलेगा। लेकिन गांधी जी उसका सपोर्ट में नहीं था। गांधी जी अपना कैंडिडेट डॉक्टर पट्टभी सीतारामैया को खड़ा किया, लेकिन सुभाष बोस बहुत ज़्यादा वोटों से जीत गए। गांधी जी इसको अपना ऊपर लेते हुए बोला कि नहीं, ये तो डिफीट, मेरा भी डिफीट है। इसमें सुभाष बोस को इस बात का बहुत दुख पहुंचा। वो गांधी जी को बहुत सम्मान करते थे, बहुत श्रद्धा करते थे, इसलिए सुभाष बोला नहीं, इतना बड़ा लीडर है गांधी जी, उसको दुख पहुंचा, ये मेरा ये नहीं अच्छा नहीं लगता, मैं बात करूंगा गांधी जी से। सुभाष गया गांधी जी के पास में, सुभाष बोस मिला भी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो बोलना चाहिए था वो नहीं बोला। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, नेताजी को कांग्रेस छोड़ने पड़ा। बाद में सुभाष चंद्र बोस जो सोचा था, जो स्वाधीनता आंदोलन हमारा जैसा चल रहा है, इससे ये इंडिपेंडेंस जल्द नहीं आएगा हमारा देश में, इसलिए सशस्त्र संग्राम का जरूरत है, ये सोचा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। जिसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं 1947 में हम लोग को आज़ादी मिला है। ये और देर हो सकता था, ये 52-53 हो सकता था, लेकिन ये 47 में होने का पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर कोई तकलीफ हुआ, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई डराया, तो ही वॉज द ओनली सुभाष चंद्र बोस, जिसका लिए ब्रिटिश सोचे बोला आज ज़्यादा हम लोग निंगार कर नहीं सकते, अभी भारत छोड़ने होगा। तो मेन जो उसका योगदान, और एक बात है ये मैं बोलना चाहूँगा, को जो राष्ट्रवाद को जगाना, नेशनलिज्म को जो इंस्पायर करना, वो सुभाष बोस बहुत अच्छा तरीका से किया। युवाओं को मोटिवेट करना, युवा को देश का काम में आग बढ़ा के आने से कैसा देश गठन में उनका जो योगदान होगा, ये युवाओं को समझाना और रास्ता में लेके आना, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है। हम सोचते हैं शायद सभी को भी मानेंगे, मेरा विश्वास है। नेताजी द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज जो था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा? देखिए, आज़ाद हिंद फौज का बारे में ये जो एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक में तो 2 घंटा बोलने से भी शायद कम होगा। आज़ाद हिंद फौज का बोलने के पहले नेताजी का जीवन थोड़ा पीछे से देखने होगा। जब नेताजी देखिए कई बार जेल पे गए, ब्रिटिश ने उसको, ब्रिटिश एक बहाना ढूंढता रहा एवरी टाइम, कोई भी सुभाष बोस का फॉल्ट मिलेगा और उसको जेल में डालो, क्योंकि जेल में रखना सबसे अच्छा सेफ है ब्रिटिश का लिए, क्योंकि ये आदमी को बाहर छोड़ दिया तो ना जाने क्या कर देगा। तो इसलिए कितने बार जेल गए, कितने बार उसको ये किया, इसका कोई हिसाब नहीं है। जब उसको लास्ट टाइम अपना कोलकाता का एल्गिन रोड का जो उनका पैतृक निवास रहा, वहाँ में उसको जब नजरबंदी करके रखा, जो ठीक है बाहर में जाने नहीं सकेगा, यहाँ में रहो, बाहर में सिक्योरिटी ब्रिटिश का पुलिस है, अंदर में सुभाष बोस है। तो वहाँ से सुभाष बोस सोचा, अपना प्लानिंग किया, जो देश का अंदर से ये आज़ादी को हम लोग लाने नहीं सकेगा लड़ाई करके, उसके लिए बाहर जाने होगा। इसलिए 1941 का 16 जनवरी सुभाष ने देश छोड़ने का इरादा किया। रात में वो निकला घर से, वो अपना नाम भी चेंज किया, मोहम्मद जियाउद्दीन का नाम लिया, लेके अपना घर से निकला। निकलने के बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम आए रास्ते पे, लेकिन वो अपना जो एम था, जो लक्ष्य उन्होंने रखा था पूरा करने के लिए डिटरमाइंड होके, तो पहले अफगान बॉर्डर तक गया, उसका बाद वहाँ से काबुल गया, काबुल से रशिया, बाद में बर्लिन जाके पहुंचा। तो ये जितना जल्दी हम बोल दिया, जाने का रास्ता इतना आसान भी नहीं था, ये भी नहीं था, क्योंकि उसका बार बार उसका बेस भी बदलना पड़ा। तो उसका एक साथी था जो उसमें हेल्प किया, वो एडवाइस दिया था सुभाष बोस को, जो आप डेफ एंड डम्ब बन जाइए, मतलब आप बोल नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते। इसलिए क्या होगा, सुभाष बोस का जो आवाज है वो तो आदमी को पहचान जाएगा, तो छुपाने लगे, तो सुभाष को ये बना दिया इंश्योरेंस एजेंट। सुभाष बोस गया, इटली का पासपोर्ट से वो पहुंचा। इन द मीन टाइम देश में ये हुआ कि सुभाष बोस नहीं है, देश छोड़ कर चला गया। ब्रिटिश पुलिस तो एक तरफ पगला होकर ढूंढ रहा था सुभाष बोस कहाँ गया। अचानक बर्लिन रेडियो से सुभाष बोस का मैसेज, आवाज सुना, पूरे विश्व में पूछा,
हम सुभाष बोल रहा है। जाके पता चला जो सुभाष बोस बर्लिन जाके पहुंचे। तो बर्लिन से सुभाष बोस अपना काम करना शुरू कर दिया। वहाँ जर्मनी, इटाली सबका जो बड़े बड़े नेता थे, देश का प्रधान थे, सबसे सुभाष चंद्र बोस मिला जी। अपना जो एम है वो बताया, उसका इंडिया को फ्री करने के लिए, फ्रीडम मूवमेंट में शामिल होने के लिए सबको आह्वान भी किया, सबका सपोर्ट मांगा। इन द मीन टाइम क्या हुआ था, जो सिंगापुर का जो बैटल रहा उसमें जो सिंगापुर का पतन हुआ था उसमें 40,000 इंडियन सोल्जर था जो ब्रिटिश सोल्जर्स में काम कर रहा था। 40,000 इंडियन, वही लोग 40,000 इंडियन सोल्जर को सरेंडर करना पड़ा था जापान को पास में जी। कैप्टन मोहन सिंह सब सोल्जर को लेके एक बनाया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में। मोहन सिंह जो बनाया, रासबिहारी बोस को उसको प्रेसिडेंट बनाया। ये आजाद हिंद फौज बनने का पहला चरण है जी। बाद में 1943 में सुभाष बोस का साथ जब भेंट हुआ तब सुभाष बोस का हाथ में ये इंडिपेंडेंस लीग को समझाया गया और तब से उसका नाम हुआ आजाद हिंद फौज। और आजाद हिंद फौज का पूरा लीडर, प्रेसिडेंट जो भी हो, कमांडर इन चीफ, सभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया। और तब से सुभाष चंद्र बोस का नाम भी नेताजी बोलना शुरू हुआ जी। आजाद हिंद फौज जब बना तब मैं पहले भी एक बोल चुका हूँ, गांधी जी के प्रति सुभाष बोस का रेस्पेक्ट कम नहीं था जी, कभी भी जी जी। वो 4 ब्रिगेड बनाया आजाद हिंद फौज का, उसमें नाम रखा ऐसा, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड। वहाँ में ये था रानी झांसी रेजिमेंट बोल के, एक महिला जो सैनिक था उसका भी एक अलग से रेजिमेंट बनाया जी। कैप्टन लक्ष्य सहगल उसका इंचार्ज था। नेताजी का कोई सांप्रदायिक भेदभाव के पास में नहीं था। वो सबको अपना ये यूनिट में शामिल किया। जर्मनी से जब जापान गया, ये जो यात्रा का कहानी है ये बहुत ही रोचक और इतना आज का दिन में भी सोचना थोड़ा मुश्किल है। तो अब इतना क्या बोलेगा जी, इतना आज जैसे सबमरीन का बहुत क्वालिटी इम्प्रूव्ड है, इतना तो अल्ट्रा मॉडर्न सबमरीन तो नहीं था जी। उस टाइम का सबमरीन से लगभग 4 महीना ट्रेवल करके सुभाष चंद्र बोस जापान जाके पहुंचा 6 मई 1943 में। तो आजाद हिंद फौज का संग्राम शुरू हुआ। जापान बोला होल हार्टेडली हम मदद करेंगे। जैसे 21 जून 1943 आजाद हिंद गवर्नमेंट एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया जी जी। हाँ, उसका अपना करेंसी भी था, अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट भी था जी। तो अब दुनिया का 9 कंट्री आजाद हिंद गवर्नमेंट को सपोर्ट दिया जी। जापान सपोर्ट दिया, बर्मा सपोर्ट दिया, फिलीपाइन सपोर्ट दिया, जर्मनी दिया, इटाली दिया, क्रोएशिया दिया। ऐसा 9 कंट्री दुनिया का नया आजाद हिंद गवर्नमेंट को सपोर्ट दिया जी। उसके बाद जस्ट आफ्टर दिस डिक्लेरेशन नेक्स्ट डे 22 जून नेताजी अमेरिका और ब्रिटेन के वार डिक्लेयर कर दिया। तो आया उसका एक स्लोगन दिल्ली चलो। अच्छा, जो हम लोग का बहुत ही पॉपुलर है, दिल्ली चलो जी। दिल्ली चलो हाँ। तो वही दिल्ली चलो स्लोगन उसका साथ नेताजी सुभाष बोस निकल पड़ा जी। रास्ते में बहुत सारे रुकावट, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे ये हुआ। उसके बाद 19 मार्च 1944 इंडिया अपना मातृभूमि, जो मातृभूमि को आज़ादी दिलाने के लिए सपना देख रहे थे, वो मातृभूमि में आके पहुंचा। कोहिमा मणिपुर तक आ गया आजाद हिंद फौज का कब्जे में। आश्चर्य का बात यह है ओनली 600 सोल्जर्स वेयर दे आर इन आजाद हिंद फौज, और उधर ब्रिटिश का तरफ में था 3000 सोल्जर। लेकिन जीत हुआ आजाद हिंद फौज का वो गांधी ब्रिगेड था जी, जो नेताजी की जो डिटर्मिनेशन थी पूरा होने का जी, जो एकदम नजदीक आने लगा था जी। तो अब एक मुसीबत आ गया, अमेरिका जापान को आक्रमण करने का इरादा किया जी। जापान अपने को बचाने के लिए अभी मुश्किल में गिर गया। आजाद हिंद फौज को इतना सपोर्ट नहीं दे सका। जापान छोड़कर अपना देश बचाने के लिए जापान का सपोर्ट बंद हो गया। लेकिन जापान को फिर सरेंडर भी करने पड़ा। लेकिन सुभाष बोस तो बोला था, जापान सरेंडर किया था, सुभाष बोस नहीं जी जी।
और उसका जो मनोबल इतना था, उसका सोल्जर्स भी बोला नहीं, हमारा जो कमांडर इन चीफ बोला है हम लोग को दिल्ली जाना है, हम दिल्ली जाएंगे, चाहे रास्ते में हम लोग मोड़ जाएंगे लेकिन हम लोग दिल्ली जाएंगे। तो यही जो है आजाद हिंद फौज का काम, ये देश का लिए बहुत बड़ा योगदान है। अगर आजाद हिंद फौज ऐसा ये नहीं करता, शायद ब्रिटिश भी इतना नहीं डराता। इन द मीन टाइम गांधी जी भी इधर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो दोनों मिला के ऐसा हुआ जो ब्रिटिश अब सोचने लगा अभी तो भारत छोड़ना ही होगा। जी, तो नेताजी ने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया, तो उनके संघर्षों से हमें किस प्रकार की प्रेरणा मिलती है? देखिए, नेताजी का जो संघर्ष पूरा जीवन में अगर हम देखें एवं उससे अब प्रेरणा के बात बोल रहा है, तो प्रेरणा के बात बोलने से देखिए पूरा जीवन में नेताजी जो कुछ किया है वो सामने खड़ा होकर किया है। सब लड़ाई नेताजी सामने से लड़ा है, कभी पीछे से नहीं। जब कोई मूवमेंट में नेताजी गया, लाठीचार्ज हुआ, पहला लाठी नेताजी के ऊपर में गिरा, बाद में दूसरा का ऊपर में। ये नेताजी का, ये से हम लोग को सीखने का एक बड़ा चीज है। और एक बात है, सपना दिखाना बड़ा बात नहीं है, जो कोई दिखा दे सकता है। ये सपना देखो, ये सपना करो, ऐसा करा होगा, एक आइडियोलॉजी सामने में रख दिया, ऐसा करो, ये बोल देना इजी है, लेकिन उसको विश्वास कराना कठिन है। नेताजी लेकिन दोनों काम अच्छा तो से किया है, सपना दिखाया भी और पूरा भी करने के लिए वो अपना जीवन, उसका पूरा जीवन ही तो ये है प्रेरणा का, ये है, उसमें तो अलग करके बोलने का नहीं है। और एक बात देखिए, नेताजी जो राष्ट्रवाद को जो जगाया, कैसा सोचा था नेताजी, जो ये तो एक अलग चिंता का बात है। जो एक आदमी सोच रहा है देश का आज़ादी हम लेंगे, को हम आज़ाद करेंगे, लेकिन देश का अंदर से लड़ाई करके हम लोग का शायद ये संभव नहीं होगा, हम जरूरत होने से हम बाहर से जाके लड़ेंगे। तो ये सोचना भी एक बहुत बड़ा बात था। और एक बात है जो बोलता है, जो कोई भी लीडर हो वो अपना व्यक्तिगत जो अपना जो पर्सनल कोई ये रहेगा, स्वार्थ रहेगा, उसको त्याग करके देश का लिए अपना प्राण तक देने के लिए जो मनोबल रखना है, ये नेताजी में बहुत ज्यादा था। इसलिए नेताजी से प्रेरणा लेने के लिए उसका पूरा जीवन ही तो है। जहाँ भी जाइए, छोटा स्कूल लाइफ से स्टार्ट करके उनका जो ये मिला, उसका जो अपना शिक्षा, ICS बनना, देश का लिए ये भी छोड़ा, हम ब्रिटिश का गुलामी नहीं करेगा, इसलिए ICS भी छोड़ देना इतना इजी बात नहीं था। वो 4th आया था रैंकिंग में, क्या बन सकता था, बहुत कुछ उसका ये में था, अगर अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखता तो। लेकिन नेताजी तो कुछ अपना के बारे में कुछ नहीं सोचा, जो सोचा देश का वो माँ बोला, जो माँ अपना माँ से भी उसके पास ज्यादा। नेताजी के बारे में ऐसी क्या खास बात थी जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? देखिए, इंग्लिश में एक कहावत है बहुत सुंदर, ट्रूथ इज मोर स्ट्रेंजर देन फिक्शन। कोई हम लोग, जो मैं लिटरेचर से हूँ इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, जो हम लोग कल्पना करते हैं कैसे एक उपन्यास, नोवेल, कैसे एक स्टोरी होता है, बाद में ये में आता है, वास्तव में आता है। लेकिन नेताजी का जीवन जो है वो किसी कल्पना से बहुत ज़्यादा रोमांचित है। वो वास्तव जीवन वो कोई कल्पना को भी पराजित कर सकता है, ऐसा ही नेताजी का जीवन। तो उसका जीवन से खास कुछ लेना है। हम जो पहले भी बोले, ये भी फिर दोहराऊंगा मैं, जो युवा पीढ़ी, देश का युवा पीढ़ी को जागाना और उसको विश्वास कराना तो हम कुछ करने सकता है। जब नेताजी बोला था, जो गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, मुझे आप तुम खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये जो खाली बातों का बात नहीं था, ये बात में दम था, ये विश्वास किया था उस टाइम का युवा पीढ़ी। इसलिए नेताजी को लोग विश्वास भी करते थे, मानते भी थे। नेताजी, अगर हम यहाँ में और थोड़ा बोले तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं 23 जनवरी का लिए नेताजी जयंती का हम बात कर रहे हैं। यही जनवरी में बहुत बड़ा दार्शनिक भी, उसका भी हमारा बर्थडे हम लोग कुछ दिन पहले सेलिब्रेट किया। शायद अब गेस भी करने सकता है मैं किसका बात बोलने चाहता हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद का बात करने चाहता हूँ। विवेकानंद एक बार बोला था, अगर मुझे 100 युवा मिल जाए तो मैं नया भारत बना सकता हूँ। सिर्फ 100 युवा मिलने से मैं नया भारत बना सकता हूँ।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी अपना आइडियोलॉजी के साथ में एक ही बात ये कर रहा था, युवा पीढ़ियों को जैसे तैसे भी हो उनको समझना चाहिए देश का बारे में, देश का लिए त्याग करना चाहिए, वो अपना करियर बना सकता है। आज का पीढ़ी में जो है करियरिस्टिक मेंटेलिटी हो सकता है, जरूरी है, ठीक है, अपना को प्रतिष्ठित करना है परिवार में, समाज में, ठीक है, लेकिन उसका साथ में थोड़ा देश का लिए भी सोचना है, समाज का लिए भी सोचना है, क्योंकि एक अच्छा नागरिक अगर बनना है तो देश का लिए भी हमारा कुछ दायित्व होता है, कुछ कर्तव्य होता है, उसको भी निभाने होगा। उन्होंने मतलब मेन फोकस यूथ पे रखा, मेन फोकस यूथ पे ही रखा था, क्योंकि ये जो लड़ाई का जो रास्ता वो चुना था ये यूथ के बगैर में हो नहीं सकता। उसका सपोर्ट भी जैसे और विश्वास करता था, क्योंकि यूथ में ही इतना दम होता है, जो आज़ाद हिंद फौज के बहुत ये था, उसको खाने भी नहीं मिला, भूखा पेट से वो लोग फाइट किया था, ये यूथ नहीं होने से कौन सकेगा। जी जी जी। नेताजी के जो विचार और उनमें जो लीडरशिप क्वालिटी, तो वो आज के युवा कैसे अपना सकते हैं? देखिए, नेताजी का लीडरशिप क्वालिटी तो सब टाइम में हम देखा है कि नेताजी सब टाइम जो लड़ाई किया है, जो जहाँ में भी नेताजी गया वो सामने से सब कुछ किया है जी। एक ही अच्छा लीडर वही होता है जो सामने से लड़ाई करता है। अपना पीछे से जाके जो बोलता है तुम आगे बढ़ो हम पीछे है, ये लीडर नहीं होता है। दूसरा बात है जो युवा पीढ़ियाँ है, युवा पीढ़ियों को समझाना जो देश का लिए उसका भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि देश का उसका जरूरत है, जैसा देश को हमारा जरूरत है देश को भी कुछ जरूरत होता है। तो वो तो निभा सकता है खाली युवा पीढ़ियाँ। तो नेताजी का अगर पूरा जीवन का कोई ध्यान से देखें, उसका अध्ययन करें, उसका आइडियोलॉजी का माने, अगर हम देखिए महान जो भी नेता आए हैं, जो भी हो, गांधी के है, सुभाष विवेकानंद का हम नाम लिया, जो भी हो, आइडियोलॉजी सबका होता है थोड़ा अलग अलग, लेकिन आप खाली आइडियोलॉजी का बात मुंह में बोलेगा, कोई भाषण में बोलेगा, बाद में भूल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको उसको साथ जाना होगा, उसको समझना होगा, समझने के बाद में उसको इम्प्लीमेंटेशन का भी दायित्व हम लोग का ऊपर ही आता है। तो अगर हम नेताजी के बारे में जितना जानेंगे, अगर कोशिश करेंगे, पहले तो कोशिश करने होगा जानने का, तो कोशिश करेंगे जानने का तो जानने सीखेंगे। और अगर हम हमारा जीवन में, विशेषकर मैं युवा पीढ़ियों को अनुरोध करता हूँ कि आप देखिए नेताजी को पढ़िए, नेताजी को जानने का कोशिश कीजिए। जो एक आदमी पूरा ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन को हिला के रख दिया था, कैसे, ये तो सोचने का एक बात होता है। ब्रिटिश तो किसी को इतना नहीं डरता था जितना सुभाष बोस को डरता था। तो एक आदमी अगर ऐसा करने सकता है तो हम लोग 100 मिलके 1000 मिलके क्यों नहीं कर सकता। वो जो सुभाष बोस का जो ऐसा पावर था, काम करने का इतना मनोबल था, इसको भी देखना चाहिए। अकेला वो लड़ाई शुरू किया था, बाद में सब आके उसका साथ मिला, लेकिन उस लड़ाई शुरू करने का जो साहस, जो उद्यम उसके पास था, वे तो जरूर युवा पीढ़ियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो अब जाके वो भी आगामी दिन जो हमारा कोई भी ये होगा देश का लिए, समाज का लिए, वो भी इसे लीडरशिप अपनाने सीखेंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। तो अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे युवाओं को कौन सी महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस कार्यक्रम का अब एक मजा का बात ये बोल रहा हूँ, अब ये कार्यक्रम हो रहा है ऑल इंडिया रेडियो का हावलॉन्ग स्टेशन में। नेताजी का अब जो आज़ाद हिंद फौज के बारे में हम लोग बात किया, उसमें देखिए नेताजी का जीवन में रेडियो का एक बहुत बड़ा योगदान है। बर्लिन से जब नेताजी जापान आया, आज़ादी का जो मूवमेंट शुरू हो गया, बर्लिन रेडियो से नेताजी का लेकिन लेक्चर जो आता था वो बंद नहीं हुआ, सब रिकॉर्ड करके रख दिया था, और बर्लिन रेडियो उसको बजाता रहा, क्योंकि कोई शौक ना करे, ऐसा शौक ना हो जो नेताजी बर्लिन में नहीं है। तो इसलिए एक मजा के बात है, आज हम रेडियो स्टेशन में बैठकर नेताजी का बात कर रहे हैं, और ये रेडियो स्टेशन का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आप सवाल हम थोड़ा दूसरा ये में गया, आपका सवाल था शायद हम क्या मैसेज दे सकता है इस प्रोग्राम के बारे में।
देखिए ऐसा प्रोग्राम तो होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी हो, आज हम आए हैं आपका मेहमान बनकर, कल दूसरा कोई आएगा, जो भी आएंगे कोई ना कोई नेताजी का, दूसरे दिग्गज नेताओं का बात करेंगे, उसका मैसेज का बारे में यहाँ चर्चा होगा। ये चर्चा सुनना चाहिए युवा पीढ़ियों को, क्योंकि अगर आप कुछ, हम पहले भी बोल चुका हूँ, खाली आइडियोलॉजी पढ़ने से नहीं होता है। किताब में एक बार पढ़ लिया, अगर आपका सिलेबस में है तो आंसर में लिख दिया, नंबर मिल गया, बस खत्म, ऐसा नहीं है। तो युवा पीढ़ियों को नेताजी को समझने होगा। इसलिए छोटा से हम लोग जो बोलता है, जो अपना जीवन गठन करने के लिए अपना सामने में जो एक आइडल रखना चाहिए, नेताजी जैसे महान व्यक्तियों को आइडल बना के उसका जीवन, उसका संग्राम का कहानी कैसा किया था, कहाँ से शुरू किया था, कहाँ तक जाकर पहुंचा था, ये सब उसको अपना ये में लेने होगा। हाँ, अपना करियर के साथ साथ अपना जीवन का दूसरा पहलू में भी ये रखने होगा, जो नेताजी किया थे, क्या करना चाहते थे, क्या कितना कर पाया था, वो अगर करेंगे तो शायद हमारा समाज, देखिए हम लोग अभी भी पूरा स्वनिर्भर देश नहीं बना है। अभी हम लोग का बहुत काम करना है। आज़ादी का 75 ईयर्स होने वाला जो ये है, तो उसमें हम लोग का बहुत कुछ करना है। अगर करना है, पहला भी हम बोल चुका हूँ, हमको एक अच्छा नागरिक बनना है, तो उसके लिए हमको समाज का लिए, देश का लिए सोचना होगा। और जब आप समाज के लिए, देश के लिए सोचने जाएंगे, तो ऐसे महान नेताओं का जीवन आपका सामने होगा, तो उससे तो आप प्रेरणा ले ही सकता है। और उसका से अच्छा कोई मैसेज उसका जीवन से कौन दे सकता है? उसका जीवन ही तो, पूरा जीवन ही एक मैसेज है। यही से तो युवा पीढ़ी बहुत कुछ सीखने भी सकता है, बहुत कुछ लेने भी सकता है। बहुत ही अच्छी बातें कही है आपने हमारे आज के युवा पीढ़ियों के लिए। हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी नई पीढ़ी को इस महान इतिहास से जोड़े, उन्हें ये सिखाए कि असली ताकत और पराक्रम उन कार्यों में है जो हम दूसरों के भले के लिए करते हैं। इसी के साथ ही हम आ गए हैं अपने इस कार्यक्रम के अंत में। आशा करते हैं आपने इस कार्यक्रम के जरिए बहुत सारी बातें जानी होंगी। इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे आज के खास मेहमान, हाफलोंग गॉफ्ट कॉलेज के बंगाली डिपार्टमेंट के HOD और एसोसिएट प्रोफेसर श्री श्यामानंद चौधरी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और इतनी सारी जानकारी बांटी हमारे साथ। मैं भी बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको, मुझे बुलाने के लिए। मुझे ये अवसर मिला, इसलिए मैं मेरा आभार भी व्यक्त करता हूँ आप सभी को। धन्यवाद। तो श्रोताओं, मैं सावित्री लेती हूँ आपसे इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलोंग। नमस्कार, जय हिंद।